सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं हूं लीना इलियास। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह समी इब्राहिम साहब, सदीक साजिद साहब, राना ताहिर साहब और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं साबिर शाह साहब। यकीनी सी बात है आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल के जलसे के हवाले से, जो कि पीडीएम का जलसा था। एक बहस जारी हो गई है जिसमें मरियम नवाज साहब ये कह रही हैं कि जलसा जो है वो बहुत कामयाब रहा, लेकिन इसके साथ साथ वो वजाहतें मांग रही हैं अपने वर्कर से और अपने रहनुमाओं से। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वुज़रा जो हैं, जो हुकूमती वुज़रा हैं, वो खामोश नहीं हैं, वो भी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस बयानबाजी जो कि सोचे बगैर की जा रही है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, जो आखिरी बात आपने की है। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो पीडीएम का कल का जलसा है वो नाकाम हुआ अददी एतबार के लिहाज से। बयानिया जो था जिसको बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी नून लीग, पीडीएम, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानिया था, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानिया था, वो रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। मैं अभी भी बिलीव करता हूँ इस बात पे कि जो बड़ी जमात लाहौर की आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, लोगों, कल मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था, लोगों से हमने बहुत बात की, तो लोग खफा हैं नवाज़ शरीफ साहब के इस बयानिए पर। लोग उनसे खफा हैं कि आप पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला क्यों कह रहे हैं। जो सिस्टम में ख़राबियाँ हैं, जो सिस्टम में खामियाँ हैं, उसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। और ये जो सारा निज़ाम ख़राब है, अगर आप उसका इल्ज़ाम फ़ौज पर लगाते हैं तो ये तो वैसे ही एक बहुत अनरियलिस्टिक बात है। हाँ, जो मार्शल लॉज़ मुल्क में लगे जिससे सिस्टम डिसरप्ट होता रहा, उस पर एक बहस हो सकती है कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। लेकिन अगर आप तमाम बुराइयों और ख़राबियों का ज़िम्मेदार पाकिस्तान की फ़ौज को करार देते हैं तो फिर आप किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ये किसका बयानिया हो सकता है। लोग इस पर खफा हैं और ये उन्होंने एक कल जलसे में ना आकर ये वाज़े पैगाम दिया है मरीम साहबा को, नवाज़ शरीफ साहब को, कि आप इस चीज़ से हट जाएं। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो हम आपके इस मामले में आपके साथ नहीं है, क्योंकि पीडीएम का जलसा जो था वो दर हकीकत वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा, जिसके पीछे ये बात छुपी हुई है कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारे, उनको आप तहस नहस कर दें, उनकी ताकत को ख़त्म कर दें, उनको तोड़ फोड़ दें, वो इस सिलसिले की कड़ी थे, इसलिए लोग वहाँ पर नहीं आए। दो तीन बातें मैं करूंगा, फिर हम हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनकी तरफ भी चलेंगे। एक तो बात मैं ये करूंगा अलीना के वहाँ पर जो चीज़ सामने आई, लोग नहीं आए, बिल्कुल वाज़े हो गया। बहुत कम तादाद में लाहौर के जो लोग थे 8-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे मैक्सिमम। बाकी मौलाना फजलुर रहमान साहब लोग लेके आए, बसों में, गाड़ियों में, वो उनके साथ मौजूद थे। अब जो असल जो बात है, जिसमें एक और चीज़ जो बड़ी जो गलत की इन्होंने पीडीएम के रहनुमाओं ने, ज़रा आप गुफ्तगू सुने जो मरीम नवाज साहबा फरमा रही थी। क्या कह रही थी कि जिंदा दिलाने लाहौर, आज आपने दिल खुश कर दिया। कल जलसे में ये बात कह रही थी, और आज जो उनकी अपनी पार्टी की जो मीटिंग है, जो इजलास है, उसमें वजाहतें तलब की जा रही थी। उसमें ये, क्योंकि नज़र ही आ रहा था कि आप फुटेज भी देख लें, आपको नज़र आ जाएगा कि कुछ बंदा नहीं है। लेकिन मरीम नवाज क्या कह रही थी, ज़रा सुन लें। और जिंदा दिलाने लाहौर, अल्लाह दी कसमें लाहौरियो, आज तुसी मैनू खुश कर देता है। अब ये लाहौरियों ने किस बात पे खुश किया है? जलसे में ना आकर खुश किया है? ये किसको बेवकूफ़ बना रही हैं? अच्छा, एक तो ये बात। दूसरा, अब ज़रा मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी बात सुन लें। वो, आप एक आलिम दीन हैं, आपके चेहरे पर सुन्नत नबवी है, आप क्या आप बातें कर रहे हैं, किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हैं? लेकिन पहले सुने ज़रा। लाहौर में इस फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा के इनेकाद पर मैं पीडीएम में शामिल जमातों के कारकुनों और इसमें शामिल मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मीनार पाकिस्तान का मैदान तंगी दामा की शिकायत कर रहा है, और इस मैदान से बाहर
लाहौर की शहराहें इंसानी समंदर की मौजों से महसूस हो रही है। मौलाना आप एक समझदार आदमी हैं, क्या कह रहे हैं कि लाहौर तंगी दामा की शिकायत कर रहा है, यानी कि इतने लोग हैं, ये जगह तंग पड़ गई है, और बाहर जो होटल हैं, सराय हैं, वहाँ पर भी जगह तंग पड़ गई है। मैं आवाज़ आपको नहीं सुनवा सकता क्योंकि पैमरा आजकल बड़ा खसूसी तौर पर मेहरबान है हमारे ऊपर, बोल्ड टीवी पर तो नवाज़ शरीफ साहब की उन्होंने आवाज़ और तस्वीर पर पाबंदी लगाई है, लेकिन मैं आपको ये वो मनाज़र हैं जिससे मेरा भी दिल दुखा। नवाज़ शरीफ एक बड़ा लीडर, इसमें कोई शक नहीं, बहुत लोगों की उनके साथ हमदर्दियाँ मोहब्बतें हैं नून लीग की, एंड एज ए पाकिस्तानी मैं नून लीग की इस मोहब्बत को अपने कायद के लिए एक्नॉलेज करता हूँ उसकी। ज़रा चलाइए, मैं आवाज़ नहीं आपको सुनवा सकता। ये उस वक्त के मनाज़र हैं, ये जो खाली ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये जो कुर्सियाँ आप देख रहे हैं, लोग चंद बैठे हुए, ये उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब तकरीर कर रहे हैं। ये जो वीडियो लिंक के ज़रिए वो तकरीर कर रहे हैं ये, और वहाँ पर लोग मौजूद नहीं हैं, लोग जा चुके हैं। ये इस कदर पथेटिक और इस कदर ज़िल्लत आमेज़ ये मनाज़र हैं, और ये लाहौर शहर मीनार पाकिस्तान के मनाज़र हैं। क्या किया नवाज़ शरीफ ने कि लोग उनसे दूर हो गए। यहाँ पर आज उनके पास सूबाई असम्बली की 24-25 नशिस्तें हैं, कौमी असम्बली की भी तकरीबन दर्जन लगभग उनके पास नशिस्तें हैं। तो वहाँ पर ये हालत, ये आलम क्या किया नवाज शरीफ ने, और ये लोग क्यों नहीं आए, किस वजह से नाराज़ हैं, उसी पर हम बात कर रहे हैं। ये वही बात है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस वजह से लोग इनसे खफा हैं। अब इमरान खान का जो लाहौर का जलसा था, लाहौर वाले लोग उसमें आए, पाकिस्तान के लोग उसमें आए। 2011 में उस जलसे ने टेक ऑफ किया। अब उस जलसे के हवाले से मरियम नवाज साहबा क्या कह रही हैं, किस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, ज़रा उनकी ज़बानी ज़रा सुन लीजिए कि वो क्या कह रही हैं ISI के साबिक सरबराहों के बारे में। अब मरियम नवाज साहबा ख़ुद एक पॉलिटिकल लीडर हैं। उन्होंने लाहौर के उस तारीख़ी जलसे को जिसने इमरान खान को एक टेक ऑफ दिया, उसको वो ISI, उसका क्रेडिट वो कह रही हैं कि जी वो जनरल पाशा ने कराया था। धरने जो थे, जो बहुत बड़े धरने थे, पाकिस्तान की तारीख में बड़े लंबे अरसे तक वो रहे, और उसमें लोगों की हज़ारों लाखों की तादाद में पार्टिसिपेशन थी, वो कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने करवाए थे। अब चलें, ये तो हो सकता है कि वो उनको कहीं सलाह देने में इमरान खान साहब, हम ये बात मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि इमरान खान साहब का उनसे कोई राब्ता होगा, लेकिन जो लोग आए थे वो तो कोई ISI ने नहीं भेजे थे। लोगों ने इमरान खान पर इत्माद का इजहार किया, उनकी बात पर लब्बैक कहा, और उनकी तरफ वो आए। तो ये एक इंसल्ट है, पब्लिक इंसल्ट है, ये लोगों की इंसल्ट है, लाहौर के शहरियों की, पाकिस्तान के शहरियों की इंसल्ट है कि उनका जो पॉलिटिकल विजन था, उनका जो पॉलिटिकल डिसीजन था, आप कह रहे हैं कि आप किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल लीडर ये बात नहीं कर सकता। अब लाहौर का जलसा क्यों अहम था, इस पे मैं आपका 1 मिनट लूँगा, इसलिए कि लाहौर जब भी बोला है किसी के लिए, लाहौर जब भी इकट्ठा हुआ है किसी के लिए, वो वज़ीर आज़म बना है। पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब लाहौर आते थे तो बड़े बड़े जलसे करते थे, और फिर जो पीपल्स पार्टी की बुनियाद थी वो लाहौर में डाली गई थी। पंजाब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपना लीडर बनाया था, पंजाब ने, लाहौर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया, और फिर उसके बाद उनकी बेटी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो भी जब आई, लाहौर ने उनको अपना लीडर माना। और मीनार पाकिस्तान में उस वक्त जो जलसा हुआ, अगर हम लाहौर की आबादी देखें और उस वक्त के जो हालात थे, जिस वक्त गवर्नमेंट उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, ज़ियाउल हक हुक्मरान थे और फ़ौज के सरबराह थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक जलसा किया, एक तारीखी जलसा किया। मैं आपको उसकी थोड़ी सी झलक सुनवाता हूँ, दिखाता हूँ, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तकरीर जो है, ज़रा आप उस तकरीर को भी सुनिए। ये और ये जहन में रखिए कि उनका वालिद जो था वो फांसी लगा ज़ियाउल हक साहब के दौरे इक़्तिदार में, उनका एक भाई शाहनवाज भुट्टो उस वक्त कत्ल हो चुका था, और इसके बावजूद उनकी आप तकरीर सुनिए, उसमें वो फ़ौज को बुरा भला नहीं कह रही। ज़रा वो क्राउड देखिए और ज़रा वो तकरीर सुनिए। एक सीधी सी बात है, लोगों से, लाहौरियों से वो कह रही हैं कि वादा करो कि इतनी तादाद में आए हो, मेरे साथ काम करोगे, मेरे साथ चलोगे, और एजेंडा पाकिस्तान की रिफॉर्म, गरीब के मामलात को हल करना था। और लाहौर जिसके साथ निकला, 86 में लाहौर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ निकला,
محترمہ بے نظیر بھٹو پھر 89 میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی. اب میں آپ کو لاہور کے 2011 کے جلسے کی تھوڑی سی جھلک دکھاتا ہوں اور عمران خان کی میں آپ کو تقریر سنواتا ہوں. ذرا ان کی تقریر سنیے, اس مجمع کو دیکھیے. اس سے بہتر انالیسز نہیں ہو سکتا کہ آپ جاگنے میں سست ہو, لیکن جب آپ جاگ جاتے ہیں تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. اور 2011 میں جب لاہور جاگا تو اس میں بہت سارا بیچ میں ٹائم گزرا, بہت ساری سازشیں ہوئیں, بہت سارے معاملات ہوئے, لیکن لاہور نے, پنجاب نے, پاکستان نے 2018 میں عمران خان کو وزیر اعظم بنایا. لاہور جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ وزیر اعظم بنتا ہے. یہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. اور نواز شریف صاحب بھی جب وزیر اعظم بنتے رہے تو لاہور سے جیتتے رہے, لیکن اب لاہور نے نواز شریف کے خلاف, ان کے اس بیانیے کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے, ان کی بیٹی کے بیانیے کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے. یہ فوٹیجز جو چلی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ آپ ذرا ان کو, اس خالی میدان کو آپ دکھائیں لوگوں کو کہ یہ لاہور کا فیصلہ ہے. یہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا یہ ایک بڑی زبردست وارننگ ہے لاہور کی طرف سے. سب سے پہلے صابر شاہ ہمارے ساتھ اگر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. صابر شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. صابر شاہ صاحب, کل لاہور کا جو جلسہ ہے ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پیغام کیا ہے, میسج کیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ سمیع صاحب دیکھیے, 10 اپریل 1986 کو بے نظیر بھٹو ایک لمبی جلا وطنی کے بعد جب لاہور تشریف لائیں تو ہم نے خود ان کا سارا وہ جلوس دیکھا, لاہور ایئرپورٹ سے لے کر مینار پاکستان تک. لاکھوں کا مجمع تھا, ہم کالج میں پڑھتے تھے, جلوس کا حصہ تھے. اس کے بعد 25 سال لگ گئے, لاہور نہیں جاگا. 30 اکتوبر 2011 کی شام کو لاہور پھر جاگا, ایک ویو کے ساتھ آئے. اسٹیبلشمنٹ کا جتنا مرضی ساتھ ہو وہ آپ کو لوگ اکٹھے کر کے نہیں دیتی. وہ فیسیلیٹیٹ تو کر سکتی ہے, راستے کھول دیتی ہے, لیکن لوگ اکٹھے کر کے نہیں دیتی. یہ عمران خان کی ویو آپ نے دیکھا کہ 2013 میں بھی قائم رہی, اور میرے لیے بہت حیران کن رزلٹ تھے 2013 کے الیکشنز کے. اس کے بعد میں ذاتی طور پہ پھر وٹنس ہوں. یہ پچھلے سال مولانا نے ایک لانگ مارچ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جس کے بدلے میں نواز شریف سب باہر گئے تھے, جس کے نتیجے میں یہ بھی میں نے دیکھا, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل مولانا کو لوگ لائے ہی نہیں, بہت کم تھے. چاند وہ تعداد بہت بڑی تھی جو مینار پاکستان پر 31 اکتوبر کی صبح فجر کی نماز کے وقت اکٹھی ہوئی. اور اگر کہیں یہ جی ٹی روڈ پہ اپنی مرضی سے لانگ مارچ کرتے تو یہ بہت بڑی تعداد ہوتی. بہرحال مقصد حاصل ہو گیا. اب اس کاموں میں پیسے لگتے ہیں, مجھے لگتا ہے کو بھی پیسے پورے نہیں ملے. یہ نیچرل بات ہے کہ آپ اور میں بھی اگر لوگ اکٹھے کریں گے تو اس میں پیسے لگتے ہیں. پھر اگر نواز شریف صاحب نے یا مریم نے اپنی ایم پی ایز ایم این ایس کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگ اکٹھے کریں تو اس میں بھی پیسے لگتے ہیں. انہوں نے آنا نہیں خرچہ. ایک مثال یہ ہے کہ ادھر یہاں ان کی کوئی ایک ایم پی ہیں لاہور میں جو غالباً منتخب نمائندہ تو نہیں ہے. میرے خیال ہے رابطہ ان سے ٹوٹ گیا ہمارا, آواز جو ہے ان کی غائب ہو گئی ہے. ہیلو, دوبارہ کوشش کرتے ہیں. جی آگے لائن پر ہیں, لائن پر ہیں, بات کریں. جی شاہ صاحب آپ کمپلیٹ کریں بات. جی شاہ صاحب. جی جی ہیلو, جی بات کمپلیٹ کریں. آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی شاہ صاحب, آپ بات کمپلیٹ کریں. جی, تو کل میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی خاتون ان کی ایم پی ہے ریزرو سیٹ پہ, انہوں نے کہا جی ہمیں کلرز اسائن ہوئے ہیں, ہم نے یہ سوٹ پہننے ہیں. بھئی آپ نے تو اس کلر کا سوٹ پہن لیا, ساتھ وہ بیچاری جو کام والی ہیں یا کچے علاقوں سے آپ نے کوئی 10-15 عورتیں پکڑی ہیں, ان کو اپنے لان میں اکٹھا کیا تو ان کو اس کلر کا 10 روپے کا ماسک دے دیا, سوٹ بھی نہیں سلوا کے دیے. تو 15-20 عورتیں اب لے کے گئی ہیں, یہ تو مریم نواز خوش نہیں ہوں گی. اسی طرح ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز نے نہ صرف یہ کہ ان کا فیلئر ہے. کل میں گراس روٹ پہ سیاست کو دیکھتا ہوں, مزنگ اور گوال منڈی میں, آپ بھی جب لاہور میں ہوتے ہیں تو ہم راستوں میں چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز سارے کے سارے فیل ہو گئے, لوگ ان کے ساتھ نہیں چلے. وجہ یہ ہے کہ بہت مہینوں بعد سلام دعا لینے آئے. لوگ اب سیانے ہو چکے ہیں. لوگ عام ورکر ویسے ہی بھوکا مر رہا ہے مہنگائی کے ہاتھوں, بے روزگاری کے ہاتھوں. سو لوگ ان سے ایم پی ایز اور ایم این ایس سے اکٹھے ہیں. پارٹی میں شدید ٹھیک ہو گیا. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. فیئر انف آپ کا کامنٹ جو ہے کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز فیل ہوئے. اچھا, میں صدیق ساجد کی طرف جاتا ہوں. آج کیونکہ ایک اجلاس ہوا لاہور میں, اس میں اندر کی کہانی جو ہے وہ صدیق ساجد صاحب کے پاس ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک
کل کے اجلاس کے حوالے سے جو یہ جلسے کے حوالے سے کل ابھی جو صابر شاہ صاحب نے بھی بات کی کہ لوگوں کو لانے کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے اپنے ایم پی ایز ایم این یا ورکرز ہیں انہوں نے کس طرح کا رول اس میں پلے کیا، ذرا وہ بھی یہ بھی ایک بڑا پہلو ہے جلسے کے ناکامی میں. سن لیں ذرا، ایک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پر ایک گیم کیا چل رہی تھی. جی سنوائیے ذرا. کے ساتھ ہم پنڈال میں داخل ہوں گے تاکہ ہماری یہ تعداد 1500 کے لگ بھگ ہے، یہ 4000 5000 یہ نظر آنی چاہیے. ہماری تعداد 1500 کے لگ بھگ ہے لیکن ہم اس طرح داخل ہوں گے کہ ہم 5000 لگیں. یہ بھی ایک سوچ موجود تھی. صدیق ساجد صاحب، آپ انسائیڈ بھی جانتے ہیں جو آج ہوئی وہاں پر سینٹرل ورکنگ کمیٹی اور ایگزیکٹو کمیٹی. بہت سارے لوگ جن سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی طرف سے یہ ایک ہدایت تھی جو وہاں کی تنظیمیں ہیں کہ یہ جو بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا یہ پارٹی کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے اور اس کو مریم صاحبہ ان کو اس وقت پروپیل کر رہی ہیں، اس کو ڈرائیو کر رہی ہیں، تو یہ جلسہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے وگرنہ مسلم لیگ نون کا فیوچر ختم ہو جائے گا. تو کیا کوئی ایسی بات ہے جس میں یہ، کیونکہ مریم صاحبہ اکیلی جاتی رہیں اور کہتی رہیں کہ لاہور کی بیٹی آپ کو دینے کے لیے آئی ہے دعوت، جلسے میں آؤ، میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آئی ہوں، تو یہ تو ایک ان کی پرسنل ناکامی اور پارٹی پہ جو کنٹرول کرنے کی ایک ان کی کوشش تھی اس کو بھی ایک بڑا نقصان پہنچا ہے. تو یہ واقعی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کیا آپ کے پاس انفارمیشن؟ جی سمیع صاحب، بالکل ایسا ہی ہے، اور ظاہر ہے جو مریم نواز صاحبہ کو پارٹی کے اندر ایک سند قبولیت بخشی جانی تھی وہ ابھی تک بخشی نہیں گئی. اور ہم نے جو دیکھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے حوالے سے جو ان کے جو کارکن تھے یا ان کے جو ان کا ایک کردار تھا وہ کردار رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک الیکشن ہوا تھا جس میں یاس صادق جیت گئے اور محسن لطیف ہار گئے تھے. جی جی بالکل بالکل، وہ نیفیو تھے ان کے کلثوم نواز صاحبہ کے، اور اس وقت بھی یہ بات تھی کہ وہ ان کا ٹکٹ شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کی مرضی کے بغیر دیا گیا تھا تو انہوں نے ان کو ہروا دیا. الزام تھا یہ؟ جی نہیں، الزام نہیں تھا، یہ حقیقت تھی بالکل. اور یہ صحیح، اور آج بھی جب یہ ہوا ہے آپ نے ایک تو مریم نواز صاحبہ کا شارٹ سنوا دیا کہ وہ زندہ دلان لاہور کو کس طرح وہ مبارکباد پیش کریں، لیکن آج پارٹی میں صرف وہ اجلاس میں روئی نہیں ہے، باقی تو انہوں نے جس طرح کا غصے کا اظہار کیا. اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جزا اور سزا کا عمل انہوں نے کہا کہ ہونا چاہیے. جو لوگ نہیں ہے جن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی منتظمین کی، انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی. شاہ صاحب کی جو باتیں انہوں نے ابھی فون پہ کی ہیں میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اب دیکھیے 25 سیٹیں ہیں لاہور کی، تقریباً 22 ان کے ایم این ایز ہیں. 1,000 بندہ بھی لے آئیں تو 22,000 تو بن ہی جاتے. چلو 500 لے آؤ 11,000 بن جائیں گے. اسی طرح 30 سے زیادہ ان کے ایم پی ایز ہیں، وہ بھی اگر 500 لے آئیں تو 15,000 بندے وہ بھی لا سکتے. اگر نہیں آئے، وہ میری ایک بات کو کل میں بھی لاہور میں تھا تو رکشے والوں سے ادھر سے انہوں نے کہا 2,000 روپیہ بھی ان کو دیا تھا، اس کے باوجود وہ لوگ نہیں آئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ نے سمیع صاحب بیان کر دی کہ لاہوریے اس بیانیے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. فوج کو گالی دینا، اسٹیبلشمنٹ کو، ایجنسیوں کو، اور اب ہر تقریر ایک جیسی ہی کر رہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں کر رہی. مہنگائی کی کوئی بات نہیں کر رہی، اسی کے علاوہ جو عوام کے مسائل ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہی. آپ شخصیات کے، پرانی شخصیات، ریٹائرڈ شخصیات کے آپ نام لے رہی، لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج ان کی جو یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، ان کے اپنے لوگ بولے ہیں. اب ایک تو دوسری، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ راجہ ظفر اللہ کے اس پارٹی کے چیئرمین ہیں، بے شک نام نہاد چیئرمین ہیں، آج وہ بھی اجلاس میں نہیں گئے. مشاہد اللہ نہیں گئے، جوید عباسی، اکثر ایم این اے سینیٹرز جو ہیں وہ نہیں گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس بیانیے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے سمیع صاحب، آج ہو گئی ہے 14 تاریخ اور انہوں نے 31 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے. ان کے تقریباً کوئی 84 کے قریب ایم این ایز ہیں. ابھی تک ان کے جو ایم این ایز نے استعفے جمع کروائے ہیں وہ تقریباً کوئی 20 کے قریب لوگ ہیں، اور انہوں نے بھی وہ پارٹی قیادت کے پاس جمع کروا دیے. کچھ لوگ تو ہو سکتا ہے کہ استعفے بھی جمع نہ کروائیں. یہ بھی میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ استعفوں کے معاملے کے اوپر ابھی پیپلز پارٹی ڈاواڈول ہے. یہ بھی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنی پوری بات کمپلیٹ کریں، لیکن پروگرام میں وقت چھوڑ کے بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ کے جو ایڈوائزر ہیں انہیں ان کو چینج کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح وہ وضاحتیں مانگ رہی ہیں ابھی اپنے ورکر سے اور کارکنوں سے، تو اس سے وہ اس چیز کو مان رہی ہیں کہ جو کل کا جلسہ ہوا وہ ناکام ہوا، تو آخر ان کو یہ آئیڈیا کون دے رہا ہے کہ آپ وضاحتیں مانگیں. خیر جی، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. جب بریک سے واپس آتے ہیں اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी सदीक साजिद साहब, मजीद क्या क्या बात हुई है आज के इजलास में? तो अभी ये जो आपने भी बात की ना एडवाइजर्स वाली, ये बात भी हुई है, बिल्कुल हुई है कि आप सिर्फ जो है ना वो खुशामदी टोला जो है उससे भी आप बाहर आएँ और हकीकत पसंदाना जो चीज़ें हैं उनका भी आप सामना करें। और एक तो इन्होंने जो करारदादें आपके सामने पड़ी हैं जो आज इन्होंने पास की हैं, वो तो वही है जी, नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा, ये होगा वो होगा। अंदर ये बातें नहीं हुई, लोगों ने इसके ऊपर भी सवालात उठाए हैं कि ये बयानिया जो है, वो कह रहे थे जब नवाज शरीफ खुद तकरीर में कह रहा है जी, मुझे कहा जा रहा है कि नाम ना लें तो मैं किसका नाम लूँ या ना लूँ। लोग कह रहे हैं जी आप नाम भी ना लें, और इनके ऊपर क्योंकि हर तकरीर जैसा कि मैंने पहले कहा एक जैसी हो रही है, तो अब मरियम नवाज साहबा जो पार्टी के ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाह रही थी उसकी एक वाज़ेह मिसाल शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने वो जो उनकी कोशिश है वो नाकाम बना दी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि पार्टी के अंदर तफरीक और तकसीम के साथ साथ उसकी टूट फूट का अमल जारी है। अभी एक MNAs MPAs वो नीचे ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं, ज़िली अहदेदार। भाई परवेज़ मलिक की अपनी एक लॉबी है, अली परवेज़ मलिक की अपनी लॉबी है, शाइस्ता परवेज़ की अपनी लॉबी है, ठीक है। इसी तरह सलमान रफ़ीक, ख्वाजा साद रफ़ीक की अपनी लॉबी है। इस लॉबीज़म की वजह से इनकी जो लोग आना चाहिए थे वो नहीं आए। ठीक हो गया सदीक साजिद। एक आखिरी बात खत्म हुई, ये कह रहे थे ना कि लाहौर नून लीग का गढ़ है, कल लाहौर ने ये साबित किया कि इनका गढ़ वो नहीं रहा। नहीं, कल लाहौर ने ये साबित किया कि जो बयानिया है अभी जो आप बात कर रहे हैं उसको हम रिजेक्ट करते हैं। अभी गढ़ है या नहीं है वो तो इलेक्शन में जब वोट्स आएंगे तब पता चलेगा। अगर इसी बयानिया के साथ वोट हुए तो लोग रिजेक्ट करेंगे, ये बात सामने है। अच्छा, एक राना साहब मैं अब आपसे एक सवाल करता हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ। अभी ये जो सदीक साजिद ने भी बात की पार्टी की अंदरूनी जो टूट फूट है, मरियम नवाज साहबा पूरा जो PDM का लॉन्च था, इनके जो जलसे हैं उसमें अपनी पार्टी पर गिरफ्त मजबूत करना चाहती थी। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को ज़ीरो करके वो खुद आगे पार्टी में आना चाहती थी। मैं ये जो करारदादें हैं ना, इसमें 4 लाइनें एक करारदाद की पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अब ये देखिए ज़रा, इजलास PDM की तहरीक के अगराज़ व मकासद अवाम के मसाइल उजागर करने, पार्टी के बयानिए की मुल्क भर में असर पजीरी बढ़ाने, पार्टी का सियासी अमल को तेज़ करने, पूरी जमात को एक इज्तमाई कुव्वत के तौर पर नया तारुफ देने में मरियम नवाज शरीफ के किरदार को सराहता और उन्हें मुबारकबाद देता है। वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की ही नहीं, अब पूरी कौम की बेटी का तारीखी मकाम हासिल कर चुकी हैं। पार्टी को उन पर फ़ख्र है और वो जमात का एक कीमती असासा बन चुकी हैं। यानी खुशामद की इंतहा। और मुझे सदीक साजिद साहब बड़े जेनरस आदमी हैं, इन्होंने नहीं बताया, लेकिन सिंध से उनके जो मुस्लिम लीग नून के एक शाह मोहम्मद शाह साहब ने कहा, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, मुझे आप में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरमा फातिमा जिन्ना नज़र आती हैं। तो ये इस किस्म की गुफ्तगू अंदर हो रही है। राना ताहिर साहब, ये जो मोहसिन लतीफ़ वाला जो वाक़या हुआ था जिसमें शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब ने शिकस्त दे दी थी, अब ये बयान मुझे फरमाइए कि ये जो कम लोग आए हैं जलसे में, इसकी एक इस पर थोड़ा कमेंट कर दें। और एक जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ साहब से मिलने जा रहे हैं, इजाज़त मिल गई है, उन्होंने जलसे में भी जिक्र किया। एक बड़ा मैसेज लोग कह रहे हैं कि दे रहे हैं बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ से मिलने की बात करके कि जो बयानिया शहबाज शरीफ का है, शायद बिलावल भुट्टो भी चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून में वो ज़रा पजीराई पकड़े, तेज़ हो, जिसमें इस्तीफ़ों की बात कम हो, सिस्टम को चलाने की बात हो, एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू करने की बात हो। समी साहब देखें, पहली बात तो बहन ये है सीधी सी कि लाहौर के लोगों ने ये जो नवाज शरीफ का बयानिया था इसको मुकम्मल तौर पे दफन कर दिया। उन्होंने साफ बता दिया कि ये बयानिया चलने वाला नहीं है। और जो देखें उस जलसे में जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज और आला अदलिया के ख़िलाफ़ जहर उगला गया, उससे इनके अज़ाइम साफ ज़ाहिर हो रहे थे कि ये किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए। जो बात आपने कही कि लोग क्यों नहीं आए, उसमें एक किरदार यकीनन हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का है। देखें, शहबाज शरीफ साहब जेल में ज़रूर हैं, वो कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं। हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन PDM के इस जलसे के हवाले से जो कल ये बदखाहाने मिल्लत इकट्ठे हुए, इनके हवाले से शहबाज शरीफ ने या हमजा शहबाज ने लाहौर के शहरियों से कोई अपील नहीं की कि आप, वो जेल से भी अपील कर सकते थे कि आप इस जलसे में जाएं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो नवाज शरीफ का बयानिया है, शहबाज शरीफ उसको लेकर चलने को तैयार नहीं है।
और ये एक खुली हकीकत है। आपने मोहसिन लतीफ़ की बात की, शहबाज शरीफ का अनाउंस किया नवाज शरीफ ने कि वो वजीर आजम होंगे जब नवाज शरीफ नाअहल हुए। किसने वजीर आजम नहीं बनने दिया? नवाज ने नहीं बनने दिया। किसके कहने पर? मरियम नवाज के कहने पर। कलसूम नवाज के कहने पर। नहीं, मरियम नवाज ने कलसूम नवाज से कहा कि चचा को वजीर आजम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि खानदान से कोई और वजारत उज़्मा का उम्मीदवार सामने आए। अब समी साहब, ये जो बयानिया शुरू हुआ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर पाकिस्तान की फौज और आला अदलिया के खिलाफ, वही बयानिया लेकर महमूद अचकजई और अख्तर मैंगल और बाकी इस तरह की चीज़ें, परवेज़ रशीद जैसी, ये लेकर मीनार पाकिस्तान पहुंची, तो लाहौर के लोगों ने इनको जिस तरीके से दत्कारा, अगर कोई शर्म हया नाम की चीज़ होती तो जो आपने क्लिप्स दिखाए हैं, मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरह खिताब फरमा रहे हैं कि सड़कें भी भर गई, और मरियम नवाज साहिबा भी कहती हैं कि बाहर सड़कें भरी हुई हैं और मैं खुश कर दिया लाहौरियों ने। समी साहब, किसी भी सियासतदान के साथ ये नहीं हुआ लाहौर में जो इनके साथ हुआ। आपने भी बहुत जलसे देखे, हमने भी बहुत जलसे देखे। मरियम नवाज साहिबा जिस तरीके से तरले लेती रहीं, लोगों की मिन्नतें करती रहीं कि आप जलसे में आएँ, उससे जाहिर हो रहा था कि इन्हें लोगों पर एतमाद नहीं है कि वो आएंगे। तो समी साहब, ये जलसा तो हो गया फारग। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से वो लोग जो इस बयानिए के साथ नहीं चलते लेकिन वो मुस्लिम लीगी रहेंगे और रहना चाहते हैं, वो सामने आएंगे आने वाले दिनों में। और शहबाज शरीफ ने जो कई सालों से चुप साधी हुई है ना, मैं आपको बताऊं, आने वाले समी साहब 2-3 महीनों में शहबाज शरीफ की वो चुप भी टूट जाएगी और वो खुलकर भाई के सामने आ जाएंगे। जो मर्जी मरियम कहें या लोग कहें कि जी शहबाज शरीफ नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ ने कल इनको मैसेज दे दिया कि मेरे खिलाफ साजिशें करते हो। सनी साहब, 10 साल तक वो मुसलसल चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के, और काम कौन कर रहा था? मुस्लिम लीग नून के नौजवान किसके साथ हैं? वो हमजा शहबाज के साथ हैं। उनका लीडर हमजा शहबाज है। वो मरियम नवाज को अपना लीडर नहीं मानते। ये खामोश थे शहबाज। ये आपको पता, मरियम नवाज साहबा एहतसाब कोर्ट में भी गई थी शहबाज शरीफ से मिलने, वहाँ उनसे थपकी लेने गई थी कि वहाँ से वो कोई बयान जारी कर देंगे कि PDM के जलसे में लोग आए लाहौर में, लेकिन शहबाज शरीफ ने ऐसा नहीं किया। समीर साहब, इस बात की, जब परवेज़ मुशर्रफ को बाहर भेजने का मामला था, उस वक्त भी शहबाज शरीफ ने इनको कहा मीटिंग में कि इनको बाहर भेज दें। शहबाज शरीफ इनके साथ बहुत अरसे से इख्तलाफ करते आ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने ये अपना बयानिया मुसल्लत करने की कोशिश की। जिस तरीके से बेइज्जती हुई कल नून लीगियों की, उनके MN मलक रियाज के साथ क्या किया मौलाना के जांबाजों ने, बिल्कुल। फिर जिस तरीके से मोहम्मद जुबैर जो साबिक गवर्नर सिंध हैं, वो मास्क उतार के अपनी पहचान उन गार्डों को करवा रहे थे, वो नहीं देखा? ठीक है, अच्छा, मैं साबिर शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक अभी जो सवाल उठाया है राना साहब ने, और जो आज की जो कमेटीज़ की अंदर की जो खबर आई है कि जज़ा सज़ा होनी चाहिए, और यूनियंस ने और जो तंजीम ने नहीं किया ताउन तहरीरी जवाब, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अब मरियम नवाज साहिबा जो मुस्लिम लीग नून की जो तंजीमें हैं उस पर अपने बंदे लाना चाहेंगी, और जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जो पुराने अपॉइंटीज़ हैं उनको हटाना चाहेंगी, ताकि आइंदा अगर वो कोई गैदरिंग हो, जलसा हो, तो मुस्लिम लीग नून की तंजीम पूरी तरह फ़ाल हो सके। कामयाब हो जाएंगी इसमें? आपको क्या लगता है इतने बड़े डिबैकल के बाद, या आगे से रेजिस्टेंस होगी और इनके बयानिए के खिलाफ जो लोग बात करने वाले हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे? समीर साहब, द डैमेज हैज बीन डन। देखिए, मैंने पिछले को 8-10 दिन से टेलीविजन प्रोग्राम में बरमला मैं ऊंची आवाज में कह रहा था कि अपोजिशन अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। ये बातें आप भी कर रहे थे। मुझे ये नहीं पता था कि कल मुस्लिम लीग नून लाहौर में इस तरह तितर बितर हो जाएगी। ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। रात को मैं सिर्फ तादाद देख के नहीं आपको बता रहा, क्योंकि मेरे पास इतलात थी। वो सबसे बड़ी इतला ये है कि, और ये आप इसको खबर ले लें, आने वाले दिनों में ये डिस्कस होगी। जब ये कारकुनों में, ये MNAs या MPs में बैठती हैं तो बात और करती है। मसला है अनारकी किस तरह फैलानी है। आसिम सलीम बाजवा को देना है इस्तीफा देने पे मजबूर करना है। वो इस्तीफा लेके फिर अवाम में जाना है और उसको कहना है ये आर्मी चीफ ने लगाया था। आर्मी चीफ एक्सटेंशन में है, उनको भी दबाव में लाएंगे। मुमकिन है कि फौज के अंदर से कोई बगावत हो, कोई कोर कमांडर उनसे कहें जनाब आप इस्तीफा दे दें, आपने लगाया था। सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों ना हो। पापा जोन्स कहाँ से आया, पैसे की फ्लाइट कहाँ से हुई पाकिस्तान से, जो कि नामुमकिन है सीधे रास्तों से पैसा जाना इस वक्त। ये सारी बातें थी। ये बातें वो खुल के लोगों के साथ नहीं कर रही, क्योंकि अंदर ही लड़ाई हो जाएगी, नामुमकिन हो गई उनके लिए।
तो वो बातें कर रही हैं कि जी लोगों को देखिए, पुराने जमाने में जब फिल्में लगती थी तो लोग गली गली जाके बताते थे कि कल फलां सिनेमा में फलां फिल्म लगेगी, आप जरूर देखने तशरीफ लाएं। अब यही काम मरियम ने किया। देखिए, लीडर की कॉल पे लोग आते हैं, लीडर गली जाके लोगों को कहता आप आए। सो वर्कर्स के लेवल पे भी काम फेल हुआ। अब उस्मा बुखारी इनकी एक एमपीए हैं, अब वो जब लोगों के पास जाती हैं तो वो कहते हैं जनाब आप नवाज शरीफ को गद्दार कहती थी, शहबाज शरीफ को कातिल कहती थी, अब आप हमें किस मुंह से ये बातें कर रही हैं? क्योंकि अवाम में इनके रूट्स नहीं है, वालिद उनके मुस्लिम लीग क्यों में थे। इसी तरह हिना परवेज भट्ट जब जाके कहती हैं तो वो कहते हैं जी आपने अभी तक कौन सा ऐसा काम किया, आपके तो दरवाजे हमारे लिए बंद हैं, आप तो सिर्फ घर के अंदर डिनर करती हैं। नहीं, तो हिना इनके साहिबा रूट्स ने नहीं काम हैं। किया है। तो साबिर मेरे शाह साहब वो जो कपड़े हैं बड़े अच्छे डिजाइन करती हैं और मरियम साहब वही डिजाइन करती हैं कि उन्होंने किस ओकेजन में क्या पहनना है। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और भी सवाल है समी साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं करूं। एक तो इस्तीफे, लॉन्ग मार्च या दोनों नहीं, होगा क्या? देखिए, अब इस्तीफे जैसे सदीक साजिद ने कहा कोई फ़ैसला नहीं हो सका, लॉन्ग मार्च का कोई फ़ैसला नहीं हो सका। अब जिस अंदाज में लोग रिएक्ट कर रहे हैं पंजाब में, देखें जो मुल्तान का जलसा था वो भी चंद हज़ार लोग थे और वो भी उसमें घंटाघर चौक में उन्होंने जलसा किया था। कासम बाग वहाँ पर वो स्टेडियम में नहीं जा सके थे और उसकी तादाद बहुत कम थी। इवन जो पहला जलसा था गुजरांवाला का, वो भी लोगों ने बात कही थी कि पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से आप लोग ले आए, गुजरांवाला के लोग बाहर नहीं आए, जिस तरह लाहौर के लोग बाहर नहीं आए। तो अगर ये बयानिया इस तरह से चल रहा है और लॉन्ग मार्च आपने इस बयानिए को तकवीयत देने के लिए देना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता, ये लाहौर के जलसे ने साबित कर दिया। बिल्कुल है। और जो इस्तीफे हैं, पीपल्स पार्टी तो वो इस्तीफा देने के लिए सूबाई असम्बली में तैयार ही नहीं। सेनेट का जो इलेक्शन है, आप ये देखें कि वो जो मार्च से वो 30 दिन पहले हो सकता है, फरवरी में वो इलेक्शन हो सकता है। और आप ये देखें 52 जो सेनेटर्स हैं वो रिटायर होंगे और उसमें से मुस्लिम लीग जो अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके 34 सेनेटर्स रिटायर होंगे, जबकि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके 18 सेनेटर्स रिटायर होंगे। तो उसमें इनकी जो हैसियत है सेनेट में भी वो अददी लिहाज से बहुत कम हो जाएगी। और अब पीपल्स पार्टी जो है उसके भी सेनेटर्स बहुत ज़्यादा तादाद में रिटायर होंगे, तो वो रहमान मलिक साहब को, शहरी रहमान साहबा को, फारूक नायक साहब को वो दोबारा इलेक्ट कराने की कोशिश करेंगे। सलीम मांडवी वाला जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, जिन्होंने अभी अपनी ये मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए सेनेट में ये कहा है कि ये लड़ाई है सेनेट वर्सेस नैब, ताकि पीपल्स पार्टी उनके बैक पे खड़ी हो। अगर वो सेनेट में स्क्रूटनी करना चाहते हैं नैब के अफसरान की, तो उनको फिर मजीद आगे सेनेटर होना चाहिए, तभी वो सेनेट वर्सेस नैब का ड्रामा कर सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें इनकी मौजूदगी में, ये जो इस्तीफ़ों की बात है, ये जो लॉन्ग मार्च की बात है, ये तो कतई तौर पे नहीं हो सकती। ये तो मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मैं सदीक साजिद एक और बात पर मैं चाहता हूँ आप मुझे ज़रा कमेंट करें। मरियम साहबा ये कह रही हैं कि कारकुन ये जानते हैं कि मुस्तकबिल में जो फैसले होंगे वो कारकुनों के कहने पर होंगे, पार्टी के मुताबिक होंगे, ताकि पार्टी में उनकी पजीराई हो। लेकिन अभी जो सूरत हाल ये है कि अगर वो अपनी गाड़ी में बैठकर किसी जलसे में जाती हैं, बाहर निकलती हैं, तो गाड़ी में कौन बैठा होता है उनके साथ? अब सार आलम बैठा होता है जो पैमरा का साबिक चेयरमैन, जिसका नून लीग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। फिर मोहम्मद जुबैर, इनका पार्टी वर्कर से क्या ताल्लुक है? ये कोई पार्टी वर्कर सुनिए, ये तो छाता बरदार हैं जो ऊपर से आके लगते हैं। अभी इन हालात में अगर वर्कर्स की एक्सेस नहीं है और हमने देखा कि किस अंदाज में धक्के मारते हैं, वर्कर्स को निकालते हैं, तो कारकुन क्यों इनके साथ आएंगे? वो जो बेनज़ीर भुट्टो को जो एज था, उन्होंने तो न सिर्फ जेलें खाई थी, बल्कि जब भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई थी तो पीपल्स पार्टी के एक एक वर्कर से वो जो लाड़काना उनसे ताज़ियत करने आया था उनसे मिली, फिर खुद जेलों में गई, एक एक बंदे को जानती थी। तो मरियम साहबा तो ये नहीं कर रही, तो कारकुन उनके साथ आ सकते हैं? क्या सोच है मुस्लिम लीग नून के अंदर? कारकुन जो है उनका ये उनके साथ जो हशर करते हैं, गुज़श्ता दिनों ये लाहौर में जब ये निकली और ये लोगों को कि जनाब मैंने आगाही देनी है, शऊर देना है कि वो लाहौर के जलसे में आएँ, तो एक काफ़ी कोई 50 साल से ज़्यादा उम्र का शख्स था, उसने मरियम नवाज साहबा से करीब होने की कोशिश की। वो बेचारा कोई ऑटोग्राफ की बात ही करना चाह रहा था, उसके गार्ड ने, मरियम नवाज के गार्ड ने उसको पीछे पकड़ा कॉलर से और इस तरह बुरे तरीके से उसको फेंका। ये वर्कर की बात कर रहा हूँ कि उसके बाद वो गए, उसको उठा के लोग किसी और तरफ ले गए, अच्छा खासा उसको मारा पीटा भी, ये बदतमीजी करने लगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था।
तो ये तो वर्कर का हाल है। बाकी जो आपने सूरत हाल बयान की है ऐसे ही है। ये जो छाता बरदार जो है ना पैरासाइट, वो ज़्यादा मेरा ख्याल उनको ये इस वक्त कर रहे हैं, जो उनकी बात भी करते हैं। और ये जो शाह मोहम्मद शाह या परवेज़ रशीद है या जिनके आपने भी नाम लिए, अफसार आलम साहब और बहुत से लोग, ये इन्हीं के लोगों के बीच में गिरी हुई है। अब ये वाकई वर्कर नहीं है। वर्कर तो वो है ना जो अपनी मर्ज़ी से आता है, जिसको आप कीमे वाले नान भी नहीं खिलाते, सिरी पाए बिरयानी भी नहीं खिलाते, वो आपके साथ चलने मरने को तैयार है। लेकिन वो इस वजह से नहीं निकला कि वर्कर की जो इतनी ही कदर होती तो लाहौर का जो मीनार पाकिस्तान का एक ही हिस्सा था, आप भी बार बार बात कर रहे हैं ना, कि वही भरने में ये कामयाब हो जाते। वर्कर को इज्जत चाहिए। आप कहते हैं जी वोट को इज्जत दो, तो वोटर को ना दो, ये अजीब बात भाई। वर्कर को भी आप इज्जत देने को तैयार है, वो आपकी गाड़ी के साथ दौड़ता है, आपकी गाड़ियों को चूमने वाले बंदे भी बहुत हैं, वो भी हायर किए जाते हैं। और मोहतरमा ने तो ये किया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने उन लोगों से कोशिश, पिछले दिनों PDM का इजलास था, उसको मैं कवर करा था मौलाना फजलुर रहमान के घर पे। ये इनकी गाड़ी आई, इनकी गाड़ी के आगे 5-6 लड़के दौड़ रहे, 20-22 साल के समीर साहब। मैंने कहा जी ये कौन है? पता चला ये मुस्तकिल हैं, ये जहाँ पे भी मोहतरमा जाती हैं ये उसकी गाड़ी के आगे, ये पहले पहुँचे होते हैं। उनको रैशगाह दी हुई है और रायवेंड में उनका खाना शाना सारा सरकारी खर्च पे। काम उनका क्या है? वही खुशामद करना, नारे लगाना, फूल फेंकना, गाड़ी को चूमना, गाड़ी के आगे आना, रास्ता बनाना। तो जब ये रास्ता रोकना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो अच्छा, कल के जलसे में बड़ी एक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है राना साहब, वैसे तो बड़े हॉस्टाइल थे नून लीगी वर्कर। मैंने हालांकि मास्क पहना हुआ था, टोपी ली हुई थी, अपना पूरा हुलिया, क्योंकि अब इकरारुल हसन के साथ जो हुआ, लेकिन आप यकीन करें फिर भी लोगों ने पहचान लिया और वो तो शुरू हो गया। और रोज क्या आप बातें करते हैं जी, आप झूठ बोलते हैं टीवी पे बैठ के और ये और वो। मैंने कहा नहीं भाई सच बोलता हूँ, आइए मेरे साथ तस्वीर खिंचाइए। तो वो उन्होंने बंदे इकट्ठे कर लिए वहाँ पे, और यकीन करें वो मेरे साथ रज़ा हैदर थे, हमारे बिलाल साहब थे। हमने कहा निकलो भाई यहाँ से, बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से निकल के बाहर आए। एक चीज़ मैंने देखी, जो वहाँ पर जो आज़ादी चौक था और जो मुल्का सड़कें थी ना, कोई 1500-1000 के करीब लगभग कोई लोग थे जो वहाँ पे मुस्तकिल जुलूस की सूरत में चक्कर काट रहे थे राना साहब, और वो ट्रैफिक को रोक रहे थे। उसमें एम्बुलेंसेज फंसी हुई थी, उसमें एक बेचारी बारात फंसी हुई थी, वो दूल्हा बेचारा निकल के बाहर सड़कें जो है ना वो साफ कराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक्चुअली वो 1000-1200 लोग थे और उन्होंने वो पूरी ट्रैफिक को ब्लॉक किया हुआ था। और जिस तरफ से यानी आ रही थी ट्रैफिक, उससे मुखालिफ सिमत में वो गाड़ियां और मोटरसाइकिल लेके आ रहे थे, जैम हो जाए, ताकि एरियल जो शॉट्स हैं ड्रोन्स के भी जो बने उसमें नजर आए कि लोग बहुत थे। और कल आपने देखा होगा कि मरियम नवाज साहब, आप देख तो रही थी कि लोग कम है, तो वो बार बार कह रही थी ड्रोन को नीचे करो, ड्रोन को पीछे हटाओ, मुझे ठंड लग रही है। क्योंकि ड्रोन तो एक्सपोज कर रहा था ना, ऊपर से मारता है एंगल, तो वो नजर आता है कि सब लोग वो क्या थे। तो बड़ी एक मुनज़्ज़म एक सिचुएशन थी जिसमें वो यानी कोशिश की जा रही थी कि ये जो कमजोरी है, लोगों की जो कमी है, इसको किसी न किसी तरीके से छुपाया जा सके। पेपर हट रहे थे भाई, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। छुपाने की कोशिश कर रही थी वो। जैसे ये भी आपको हमने वो सुनवाया लीडर की बात, वो कह रहा था कि 1500 हैं लेकिन हमें 5000 लगना चाहिए। अब 1500-5000 कैसे लगेंगे? शाह साहब कोई ऐसी साइंस है कि 1500-5000 लग जाए? समीर साहब बात ये जो मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क एरिया है, 1250 कनाल है, ये आप ज़हन में रखिए। हेलो जी आवाज आ रही है। 1250 कनाल आप कह रहे हैं जी? 1250 कनाल है, 150 एकड़ के करीब है। अगर एक कनाल में 100 लोग आए, खुला भी खड़े हों, तो ये 2.5 लाख आदमी बड़े आराम से इकट्ठे होते हैं, जैसा कि इमरान खान ने 3 दफा किया। यहाँ इलामा मशरकी भी ये सारा इलाका भर लिया करते थे 1940 में। आप कायद-ए-आज़म को तो छोड़िए, आप बेनज़ीर भुट्टो को छोड़िए, यहाँ जब भी बड़ा ये वीकेस्ट जलसा है जो मेरी रिसर्च के मुताबिक और मेरी अपने मुशाहिदे के मुताबिक आज तक मीनार पाकिस्तान में हुआ 80 सालों में। बिल्कुल सही बात है। वजह मैं फिर बजाय उस जगह पे जाऊं कि इनको मरवाया है अपनी MPAs और MP। और दूसरी बात यह है कि वो MPAs और अपने जो लीडर हैं वो इस बयानिए से तंग हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, आप अपने इदारों को गालियां देंगे तो क्यों लोग आएंगे। और आखिर में सिर्फ एक बात कहूंगा जो हम पहले भी कह चुके हैं इमाम बिन हम्बल को कोट करके, कि जनाजों में, हमारे जनाजों में लोगों की तादाद बताती है कि हम कितने सच्चे और पाकबाज लोग हैं। तो कल जब मैं वहां पर था तो मुझे याद आ रहा था वो खादिम हुसैन रिजवी जिसके लिए लोग इस तरह से आए थे कि वो सारा पार्क जो है वो
کم پڑ گیا تھا، اور وہ جو تنگی داماں کی منافقانہ انداز میں جو مولانا فضل الرحمان بات کر رہے تھے وہ خادم حسین رضوی کے جنازے پر واقعی لاہور کہہ رہا تھا اور گلہ کر رہا تھا تنگی داماں کا. تو یہ اللہ کی طرف سے عزت ہے کس کو ملتی ہے. اور اگر آپ شہیدوں کو، ان شہیدوں کے خون کو برا بھلا کہیں گے جو اس مملکت خداداد کی حفاظت کے لیے اپنا خون دے رہے ہیں، تو آپ کا انجام ایسا ہی. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سمیع صاحب آپ کا بھی. لیکن جاننے کے لیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو کام رہنا چاہیے اور گیم میں رہنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کی ایسی اکنامک پالیسیز ہیں جو آنے والے دنوں میں انہیں فائدہ دے سکتے ہیں. خیر جی، آج کے پروگرام سے ہم سب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.